नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने महज 48 घंटे में देश को गंभीर राजनीतिक संकट और हिंसा के गर्त में ढकेल दिया। पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा, विशेषकर जेनजी के सदस्य सड़कों पर उतर आए और संसद भवन की ओर मार्च किया। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रतिरोध किया। इस दौरान कुछ वाहन और एक एम्बुलेंस भी आग के हवाले कर दिए गए। दोपहर तक प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। पुलिस ने रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया और कर्फ्यू लगाया गया। संवेदनशील क्षेत्रों को सील कर दिया गया और सेना को तैनात किया गया। शाम तक प्रदर्शन देश के अन्य शहरों पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, इटहरी और नेपालगंज तक फैल गया। इसी दिन गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया बैन वापस लेने से इनकार किया। रात में सरकार ने अचानक बैन हटाने का ऐलान किया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। दूसरे दिन हालात और अधिक गंभीर हो गए। तकरीबन सुबह 8:30 बजे संसद भवन के सामने फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कई अन्य मंत्रियों ने भी त्याग पत्र सौंपे। संचार मंत्री के घर और अन्य सरकारी इमारतों पर आगजनी और तोड़फोड़ तक की गई। पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के घरों को निशाना बनाया गया। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास में तोड़फोड़ और आग लगाई गई। राष्ट्रपति पौडेल के घर पर कब्जा कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ संसद भवन में भी आग लगा दी गई और आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारी और पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी भी शामिल हैं। इसके अलावा जेल का फाटक तोड़ दिया गया, जिसमें 1600 से अधिक कैदी फरार हो गए। नेपाल के विभिन्न हिस्सों में उपद्रव फैल गया और देश में अराजकता का माहौल बन गया। इस पूरी हिंसा के दौरान नेताओं और आम जनता के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। विदेश मंत्री और पूर्व पीएम को भी दौड़ाकर पीटा गया। विभिन्न शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़पें होती रहीं। एयरपोर्ट बंद रहने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा और देश की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। परिणाम स्वरूप नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की विफलता सामने आई। इस 48 घंटे के दौरान जेनजी के प्रदर्शन ने नेपाल में सत्ता संरचना को चुनौती दी। युवाओं का ये विद्रोह सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक असंतोष और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ भी था। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम और पूर्व पीएम के आवास, सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। यह आंदोलन इस बात का संकेत था कि युवा वर्ग अब राजनीतिक निर्णयों और डिजिटल अधिकारों के मुद्दों पर सीधी कार्यवाही करने के लिए तैयार है। वहीं इस हिंसा ने नेपाल की राजनीतिक स्थिरता पर भी गंभीर असर डाला। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सरकार में अंतरिम व्यवस्था लागू की गई और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। काठमांडू समेत कई शहरों में सैनिक और पुलिस लगातार गश्त पर थे। स्थानीय प्रशासन ने हिंसा को काबू में करने के लिए कर्फ्यू और चौकसी भी बढ़ाई। इस पूरे संघर्ष में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। व्यापार, यातायात और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। युवाओं के इस आंदोलन ने सरकार और प्रशासन के बीच संवाद की जरूरत को भी उजागर किया। नेपाल सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा छोड़कर बातचीत की अपील की, लेकिन यह अपील ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुई। हिंसा के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगातार फैलते दंगे और जानकारी साझा करने के लिए किया गया। ये बिंदु सरकार और युवा प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव का मुख्य कारण बना। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विफलता ने पड़ोसी देशों, खासकर भारत और चीन की भी चिंता बढ़ा दी। भारत ने सीमा पर अलर्ट जारी किया और सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क किया। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर डाला। मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हिंसा को व्यापक ध्यान दिया और नेपाल में तत्काल स्थिरता की अपील की। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि युवा वर्ग अब केवल निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। अब उनका गुस्सा भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और डिजिटल अधिकारों पर केंद्रित था। प्रदर्शनकारी केवल सड़क पर नहीं थे, बल्कि उन्होंने जेलें फूंकी, सरकारी इमारतों को आग लगाई और समाज में भय पैदा किया, जो कि ये दर्शाता है कि डिजिटल युग में युवा सत्ता और न्याय के मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। इस पूरी घटना ने नेपाल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। केवल 48 घंटे में देश में राजनीतिक सत्ता में बदलाव, हिंसा, अराजकता और सामाजिक उथल-पुथल देखने को मिली।
प्रधानमंत्री का इस्तीफा, मंत्रियों का त्याग पत्र, कैदियों की भागम भाग और व्यापक हिंसा ने नेपाल की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सरकार को अब न केवल राजनीतिक सुधार करने की चुनौती है, बल्कि भविष्य में ऐसे विद्रोह को नियंत्रित करने और युवा वर्ग के साथ संवाद स्थापित करने की भी जिम्मेदारी है। नेपाल में पिछले 2 दिनों की घटनाएं ये दिखाती हैं कि किसी भी समय राजनीतिक और सामाजिक असंतोष हिंसा में बदल सकता है। जेनजी के नेतृत्व वाले इस आंदोलन ने सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की परीक्षा ली। इस हिंसा ने देश के भविष्य के लिए चेतावनी दी कि युवा वर्ग की मांगे और अधिकारों की अनदेखी देश को गंभीर संकट में डाल सकती है। नेपाल की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब घटनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक दल, सुरक्षा बल और नागरिक समाज मिलकर शांति बहाल करने और भविष्य में ऐसी हिंसा को रोकने के उपायों पर चर्चाएं कर रहे हैं। इस आंदोलन से ये स्पष्ट हुआ कि डिजिटल अधिकारों, भ्रष्टाचार विरोधी भावनाओं और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ युवाओं का उबाल अब सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह बदलाव की दिशा में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा। इस प्रकार नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध केवल एक युवा आंदोलन नहीं था, बल्कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था की संरचना को चुनौती देने वाला घटनाक्रम बन गया, जो कि महज 48 घंटे में हुई हिंसा, अराजकता और सत्ता परिवर्तन ने नेपाल के इतिहास में स्थायी छाप छोड़ी और भविष्य में सत्ता एवं युवा वर्ग के बीच संवाद की अनिवार्यता को रेखांकित किया। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।